अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा ज़ुबैर। आप देख रहे हैं हमारी राय। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस दुनिया में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इस्लामाबाद में आईएसआई चीफ की सरबराही में इस खित्ते के तमाम सीक्रेट एजेंसीज़ के सरबराहान की मुलाकात हुई है, जिसको पाकिस्तान ने लीड किया। आखिरकार ये नौबत कैसे आ गई? आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट स्टेट था। पाकिस्तान तो एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट पे था। पाकिस्तान की तो इकॉनमी बड़ी इनस्टेबल थी। पाकिस्तान तो आइसोलेशन की तरफ जा रहा था। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 10 साल से पाकिस्तान को इनस्टेबल करने की हर कोशिश की गई। पाकिस्तान को भारत जैसे दुश्मन के ज़रिए पाकिस्तान को इनस्टेबल रखने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद कोई कामयाब नहीं हो सका। आपने देखा कि 10 साल से तकरीबन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, कभी केसेस बन रहे हैं, कभी धरने हो रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पूरी तरफ धकेला जा रहा है। इसी असना में भारत कभी यहाँ से महाज खड़ा कर दे, कभी सियालकोट वाली साइड पे बॉर्डर पे बमबारी हो रही है, और कभी एलओसी के ऊपर बमबारी हो रही है। पूरी एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि अभी जंग लगी, अभी जंग लगी, किसी तरीके से पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन के तकरीबन 90% गोल्स को कंप्लीट भी किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को यही दिखाया जाए कि ये तो फेल स्टेट है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि ईरान जिसको हम अपना ब्रादर मुल्क समझते हैं, इतना ब्रादर मुल्क के हमारे उनके साथ दिल धड़कते हैं। वहाँ के लोग, हमें आज भी उधर के ईरान में बसने वाले लोगों के साथ कोई मसला नहीं है, वो हमारे भाई हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में लोग मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको भाई समझते हैं, हम उनको अपना ब्रादर समझते हैं, अपना ब्रादर मुल्क समझते हैं, अपना खैर ख्वाह समझते हैं। लेकिन उनके हुक्मरानों ने क्या किया? ईरान के हुक्मरानों ने क्या किया? ईरान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सालों इस्तेमाल किया गया। कुलभूषण जाधव जैसे लोगों को, जो कि भारत की सीक्रेट एजेंसी के लोग थे, उनको वहाँ पे पनाह दी गई, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी बलूचिस्तान में या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, या बेल्ट एंड रोड के मंसूबे को कह सकते हैं कि इसको डीस्टेबल या इनस्टेबल करके पाकिस्तान को यही चेहरा दिखाया जाए कि ये बिल्कुल फेल है। आप ये देखें, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इन सारी साजिशों के बावजूद आज कहाँ खड़ा है। आज करंट सिचुएशन क्या है? आज करंट सिचुएशन ये है कि किसी को अगर अपने बंदे अफ़गानिस्तान में से निकालने हैं तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर किसी को अफ़गानिस्तान में जाने का रास्ता चाहिए, कारोबार करने का रास्ता चाहिए, तालिबान जो उधर के हुक्मरान हैं उनके साथ डील करने का रास्ता चाहिए, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज अमेरिका जैसे मुल्क, जिसने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को इनस्टेबल करके आइसोलेट किया जाए भारत के ज़रिए, वो भी उसकी चाहे अपोजिशन के लीडर्स हों, चाहे उनकी गवर्नमेंट के लीडर्स हों, वो ये बात अपनी पार्लियामेंट में कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान कोई आलाकार दहशतगर्दी का आलाकार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान इस सारी जंग में विक्टिम था। इन सारी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान ने एक वो जंग भी लड़ी जो कि पाकिस्तान की नहीं थी। पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी भी दी। ये सब ऐसे नहीं हो जाता, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। फिर उसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को समेटा। एक नई हुकूमत आई जिसको इमरान खान की तब्दीली का दौर कहते हैं। इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर काम करते हुए देखा जा सकता है, जो कि आज से पीछे 10 साल नहीं देखा जा सका। यही रहा कि एक तरफ अमेरिका प्रेशर डालता था कुछ ऐसे करो, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मामलात की तरफ देखते हुए कुछ और करना चाहती थी। तो ये क्लैश इतना ज़्यादा बनता था कि कोई गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाती थी। और
میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آپ کے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ جو آج ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پاکستان کی اتنی ضرورت ہے، کہ جہاں افغانستان میں پورا کنٹرول بھی حاصل کر لیا گیا چند ہی ہفتوں میں، جہاں پنجشیر جس کو سوویت یونین کبھی حاصل نہیں کر پایا وہ بھی حاصل کر لیا گیا، جہاں پاکستان آج یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ یہ سارے معاملات کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہی ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ پاکستان یہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارے دین کے، اسلام کے دشمن اپنی چال چلتے ہیں تو ایک طرف اللہ اپنی چال چل رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی چال پاکستان ہی تھا۔ پاکستان نے بہترین حکمت عملی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ہر جگہ پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کیا گیا۔ بھارت نے، آپ نے دیکھا 2019 میں کبھی سیالکوٹ کے اوپر بمباری ہو رہی، کبھی ایل او سی کے اوپر بمباری ہو رہی، کبھی وہاں محاذ کھڑا کیا جا رہا، پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ یہ جنگ کی طرف دھکیلے جائیں یا پھر دیوار کے ساتھ لگا دیے جائیں، لیکن کسی کے بھی ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالی اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور یہ اللہ کے نام پہ ہی چلے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بہترین اور کارکردگی کر کے اس سارے خطے کو لیڈ کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان خطے میں سپر ٹائیگر بن کے سامنے آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، اس میں میری رائے یہ ہے کہ اس ساری قربانیوں میں اور اس ساری چیز کو ہر چیز کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور بڑے صبر سے کام لیا، نہ ہی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس جگہ تک بڑھنے دیا کہ پاکستان کے اندر اکانومی فیلئر آ جاتا، نہ ہی پاکستان کو اسٹریٹجیکلی اس جگہ پہ دھکیلا یا جہاں پر یہ سارے ممالک چاہتے تھے کہ پاکستان پہنچ جائے۔ اور اگر آج بھی کوئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی رائے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔